सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बीके स्टडी 5-6। आज हम लोग हिंदी के ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिंदी के 10 महत्वपूर्ण ग्रामर्स यानी पार्ट 2, जिसमें दिया है निम्न में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए गाना, बी लिखना, सी हंसना और डी करना। इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको हम देखेंगे। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हमको क्या बताना है? अकर्मक क्रिया। अब गाना अकर्मक, लिखना, हंसना, करना, इसमें से कौन सी अकर्मक क्रिया है? तो इसमें देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, हंसना। क्योंकि देखिए हंसना एक अकर्मक क्रिया है जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसमें कर्म नहीं होता है वही होता है अकर्मक। तो यानी इसमें सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन में, इसके पहले यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर एजुकेशन के लिए थोड़े से भी दिल में इज्जत है तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह होता है। क्या कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह होता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए रूपक, बी भ्रांतिमान, सी संदेह, डी वक्रोक्ति। चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। किसके लिए? जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह होता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यानी संदेह अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है। वैसे भी यहाँ संदेह दे दिया, देखेंगे तो संदेह मतलब जहाँ संदेह उत्पन्न होता है, पाया जाता है, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। तो इसमें ऐसे ही सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 8, डी 11। चलिए बताइए। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, भरत मुनि की बात कर रहे हैं कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो हम भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कह सकते हैं कि 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। अब पूछेंगे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 8 होती है, न कि 9, 10 या 11। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन दिया है कि साकेत के रचनाकार हैं। साकेत के रचनाकार हैं यानी कौन है? सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम गुप्त या निराला जी। तो आप सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा मैथिली शरण गुप्त, यानी बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी साकेत के रचनाकार हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, सीता अत्यंत सुंदर है। क्या कह रहा है? सीता नाम की लड़की, उसकी विशेषता बता रहा है कि सीता अत्यंत सुंदर है। वाक्य में प्रविशेषण है। सबसे पहले देखिए प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण वो होता है जो विशेषता की विशेषता बताता है। ठीक, यानी जो विशेषण कहते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। जैसे हम कह दिए सीता अत्यंत सुंदर है, इसमें ऑप्शन दे दिया अत्यंत, सुंदर, गीता या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से ऑप्शन आपके लिए सही हैं, आप सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। उसके पहले प्लीज़ यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हमसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देखिए, प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता, यानी हम कह दिए कि लड़की सुंदर है, यानी गीता नाम की जो लड़की है वो सुंदर है, लेकिन अत्यंत मतलब अधिक सुंदर भी बता रहा है, लेकिन उसमें भी क्या कर दिया? अधिक, यानी विशेषता तो हमारा सुंदर हो गया, विशेषण। अब विशेषण की विशेषण बता रहा है, यानी अधिक सुंदर है, इसलिए प्रविशेषण होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा कि प्रविशेषण, यानी सीता अत्यंत सुंदर है, तो इस वाक्य में अत्यंत
प्रविशेषण है और प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। ठीक, समझ में आ गया। जो विशेषण है उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण का मतलब सुंदर, और उसकी विशेषता अत्यंत, यानी हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआं और ऑक्सीजन किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। क्या कह रहा है? धुआं और ऑक्सीजन। इसमें देखिए, तो धुआं और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा कि द्रव्यवाचक ये संज्ञा होगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसे? तो इसी से आप समझे होंगे कि धुआं और ऑक्सीजन द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, और द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय होती है, मतलब जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो अगणनीय होती है, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते, इसलिए हम केवल माप या तौल सकते हैं, इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। कौन कौन? धुआं और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथों हाथ में समास बताइए। क्या कह रहा है कि हाथों हाथ में समास क्या होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव। इसमें क्या होगा? तो इसमें आप सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अब देखिए हाथों हाथ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें अव्ययी भाव होगा। ठीक है, क्या होगा? अव्ययी भाव। डी ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, अव्ययी भाव समास। अब कैसे होगा? देखिए हाथों हाथ का मतलब क्या होता है कि हाथ ही में हाथ, हाथ ही में हाथ यानी अव्यय भाव समास होता है। ठीक, और एक तरह से देखा जाए तो इसमें प्रथम पद प्रधान व अव्यय होता है, समस्त पद मिलकर अव्यय बन जाते हैं। तो चलिए देखिए अब क्या कर रहा है, काजू और गमला किस संबंध या काजू और गमला का संबंध किस भाषा से है, यानी ये किस भाषा से लिए गए हैं? कौन कौन? काजू और गमला। पश्तो, फारसी, पुर्तगाली और जर्मनी। सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा पुर्तगाली, यानी जो काजू और गमला है वह किससे लिया गया है? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, यानी पुर्तगाल से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को बंद करते हैं।